अली साहब, इसके अलावा आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह उस्मान साहब भी कह रहे हैं कि अब इसमें रशिया भी मौजूद है, ईरान भी मौजूद है। ये दो कंट्रीज़ वो हैं जो कि दो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। अब रशिया यूक्रेन वॉर की मिसाल ले लें या फिर इसराइल पैलेस्तीन वॉर में ईरानियन रोल की मिसाल ले लें, तो आपको लगता है कि ये जो आज कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया है, इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इश्यूज़ भी रेज़ किए जाएंगे, या जिस तरह से कहा जाता है कि बायलैटरल अफेयर्स का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, दैट्स वाई पाकिस्तान डिड नॉट टेक अप दोज थिंग्स जो कि वो जनरली करता रहता है, और हिंदुस्तान भी इसी तरह से। जी अली साहब, ये मुझसे कह रहे हैं? जी जी, आपसे। जी देखिए, बात यह है कि एससीओ का जो फोरम है, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। एससीओ का जो फोरम है वो बेसिकली 3 इश्यूज के ऊपर इन्होंने एससीओ को बनाया था, और उसके मकासद 3 हैं। एक टेररिज्म, दूसरे एक्सट्रीमिज्म, और तीसरे सेपरेटिज्म। ये दीज वर द 3 प्रिंसिपल्स कि ये ऑर्गेनाइजेशन इन सारे मसलों को टैकल करेगी और कलेक्टिव एक्शन लेगी। सही। तो इसके बाद जब एससीओ एक्सपैंड किया, यानी 2017 में पाकिस्तान भारत मेंबर हुए, 23 में ईरान हुआ, 24 में बेलारूस हुआ। तो ये जब एक्सपैंड हुआ तो इसमें एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बातें हुई, और ये कहा गया कि नाउ इसमें रीजनल कनेक्टिविटी होगी। सही। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा। तो इस पस मंजर में जो सियासी मसले हैं, जैसे रूस और यूक्रेन की जंग है और गाजा की कॉन्फ्लिक्ट है, ये चीजें ये इसमें नहीं आती हैं। इसलिए जो एलामिया है उसमें इन चीजों का जिक्र नहीं है। ठीक। और इसलिए अब इसी पे, यानी कि लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स में इन इश्यूज पे अपने व्यूज, अपना मौक़िफ़ बताया है, लेकिन एलामिया में ये चीज़ नहीं आती है। ठीक ठीक है। रज़ा रूमी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से अली साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं है कि हम देखें कि सियासी इश्यूज़ को रेज़ किया जाए, बट जयशंकर साहब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जिक्र कर दिया, इन्वेंडो कह सकते हैं बेशक इसको, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जब तक हो रही हैं तो ट्रेड को इनकरेजमेंट नहीं मिल सकती। आपको लगता है कि जिस तरह से दीगर बहुत से प्लेटफॉर्म्स इतने इफेक्टिव इसीलिए नहीं रहे कि बायलैटरल इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो सके, एससीओ भी कहीं ना कहीं ये चैलेंज फेस करेगी, स्पेसिफिकली फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट? जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है मुज़म्मिल, क्योंकि यही बहुत बड़ा आने वाले सालों में या जो एससीओ की सिमत का तयन होगा, वो इसी तरह से होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो बड़े ममालिक हैं, मसलन पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसका तो आपने जिक्र हैं, और जिस तरह से आलमी भी बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है, और उसमें इंडिया बहुत जिसे कहता है एक पक्का मगरिब का और अमेरिका का इत्तेहादी बन चुका है, तो वो फिर उसके चीन के साथ कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। ताहाल हिंदुस्तान और चीन जो दोनों वो प्रैग्मेटिज्म या अमलियत पसंदी का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो इंडिया की आपने देखा है कि वो कितनी अहमियत देते हैं इस फोरम को, कि उन्होंने अपना उनके वजीर खारजा आए, और ये कि वो बातें तो उन्होंने वही कही हैं जो उसमें कोई नई बात नहीं है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक घिसा पिटा मौक़िफ़ है। यही टेररिज्म का इशू उठाना और ये करना वो करना, उसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन ये कि वो इसको अहमियत बहुत दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए, मुस्तकबिल जो है दुनिया का, और खुसूसन जो वर्ल्ड इकोनॉमी की जो बदलती हुई हैत है, उसमें हिंदुस्तान और चीन जो है उनका बहुत बड़ा रोल अभी भी है और होगा।
और उसके अलावा आप रूस की भी देख लीजिए, जिस तरह से रूस ने भी अपने आप को काफी हद तक जो है उसकी माशी ताकत में इजाफा हुआ है, खसूसन तेल और गैस का इन्हिसार जो है यूरोप का, मगरबी यूरोप का रूस के ऊपर, वो भी एक लेवरेज रूस के पास आई है। तो इसलिए इस आलमी तनाजुर में मेरे ख्याल से वो सार्क वाला हाल नहीं होगा एससीओ का, लेकिन चैलेंजेस यकीनन मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पर्सपेक्टिव से तो अफगानिस्तान का है, जहां पे अभी तक कोई स्टेबिलिटी, अगरचे कि हमने बहुत तकिया किया था अफगान तालिबान पे, पाकिस्तानी हुकूमतों ने और रियासत ने, वो जब तक वहां पे इस्तेहकाम नहीं आता तो वस्ती एशिया के साथ जो पूरा मामला है और रूस का जो इसमें इंटरेस्ट है वो पूरी तरह रियलाइज नहीं होगा जब तक कि वो भी ठीक ना किया जाए। तो इसलिए बायलैटरल ताल्लुकात पर भी काम करने की जरूरत है, लेकिन ये एक ऐसा मल्टीलैटरल फोरम है कि जो इसमें एक किरदार अदा कर सकता है। यकीनन चीन का उसमें एक रोल हो सकता है। जी ठीक है, इस पे उस्मान साहब, जो रज़ा साहब भी बात कर रहे हैं कि टेररिज्म का एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, क्योंकि वहाँ से एटम भी ऑपरेट करती है, चीन भी उस पर रेस कर चुका है पहले कि जिनजियांग रीजन में रेडिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, उसको कर्टेल करना है अफ़गान गवर्नमेंट को। पाकिस्तान के भी कंसर्न्स है विद टीटीपी एज वेल। तो ये सारा कुछ देखते हुए आपको लगता है कि अफ़गान गवर्नमेंट को भी परसुएट करने के लिए या फिर वहाँ स्टेबिलिटी लाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का कोई पॉजिटिव यूज़ हो सकता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। बल्कि एससीओ जो है उसके लिए अफ़गानिस्तान एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि तरक्की का सारा रास्ता जो है वो गुजर के जाता है काबुल से। अगर हम मौजूदा हालात को देखते हैं इस वक्त है, तो जिस तरीके से दाइश का फनामना दोबारा से यहाँ के ऊपर हम देखते हैं कि मुस्तहकम होता नज़र आता है। और पिछले साल जिस तरीके से उन्होंने एक मुनज़्ज़म टेररिस्ट अटैक किया है मॉस्को के अंदर है, और जिस तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हमारे यहाँ हम देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर मामलात हैं, तो मेरे ख्याल में आज भी एससीओ सारी सिचुएशन को वो सिक्योरिटी के लेंस से देख रहा है। क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चाइना बात करता है वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ के ऊपर हमें नहीं नजर आता। लेकिन उस्मान साहब, ये सेंट्रल फीचर होता है ना हर ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे यूरोपीय यूनियन बनी, पहले वो कोल एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूरोप में ट्रेड पे फोकस करती थी, फिर बाद में वो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन पे आ गई। इसी तरह यूएन की अगर बात करें, वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड में एक जो वेस्टर्न अलायंस है उसके इंटरेस्ट को केटर करने के लिए बनाई गई। अब एससीओ का फीचर कल को आप कैसा डेवलप होता हुआ देख रहे हैं? इज़ इट गोइंग टू बी अ सोली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, या सिक्योरिटी का जो इसका एस्पेक्ट है वो फॉर फ्रंट पे आ जाएगा? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली। सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट बड़ी अपना कंप्रोमाइज़ रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसे बनाया गया था जब पेरिफेरी के अंदर सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो गया था सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद से है। तो उस चीज़ के हवाले से उन्होंने हमेशा इसे सिक्योरिटी लेंस से देखा। लेकिन 2013 में जब उन्होंने BRE प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो हमने देखा इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से वो इस मामले को मिटिगेट करते हुए नज़र आ रहे थे। इस हवाले से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रैट्स एक अपना इसकी कोर बॉडी है, ताशकंद में उसका हेड क्वार्टर है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है। और यही चीज़ पाकिस्तान को यहाँ पे बहुत रेलिवेंट करती है, क्योंकि हम टेररिज्म के हवाले से कंसल्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं यहाँ के ऊपर। और दूसरा, हम पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है रीजन के अंदर जिसने अर्बन सेंटर के अंदर टेररिज्म को मैनेज किया जब ईस्टर्न बॉर्डर हमारा इंगेज था और मलेशियास को लेके। तो मेरे ख्याल में रैट्स के हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी हद तक जो है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए।